तो बच्चों कल हम लोगों ने आपकी जो पोएम थी द ट्रू ब्यूटी, उसका हम लोगों ने पहला पार्ट देखा था और उसमें से मैंने आपको अर्थ, मीनिंग और सारी चीज़ें जो भी आपकी पोएम को जो भाव था वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। मैंने कहा जो चीज़ें आपको कवि ने समझाई थी तो वो शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी आपको चीज़ें, क्योंकि मेरे समझाने से तो आपको समझ में आती नहीं है। तो कल हो सकता है कल कवि ने आपको सच्ची सुंदरता के बारे में बताया था, तब आपको समझ में आ गया हो शायद। मैं यही आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। और मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ कि जो आपके लेसन के नाम, पोएम के नाम, पोएट के नाम, कई बार क्या मैं रोज़ रोज़ बोलता हूँ, रोज़ आपको 10 बार बोलता हूँ बीच में। पढ़ाते पढ़ाते अगर एक स्टेंजा पढ़ा रहा हूँ तो एक स्टेंजा पढ़ाने के बाद मैं आपको 4 बार बोल देता हूँ कि पोएट के नाम और जो आपकी पोएम है पोएम के नाम, लेसन है लेसन के नाम और आपके जो राइटर हैं उनके नाम। कुछ को तो लगता होगा कि सर लगता है बेवकूफ़ है, रोज़ रोज़ बोलते रहते हैं। तो सर बेवकूफ़ नहीं है, हमारा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप रेफरेंस सही नहीं लिख पाओगे तो ये बताओ फिर आप कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन मैं कैसे मान लूँ कि आप कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन सही लिख लोगे। क्योंकि एक तो रेफरेंस सिर्फ तुमको लिखना आता है, उसमें से ऊपर से तुम उसको याद नहीं करते हो, वही एक चीज़ उसमें याद करने वाली है। बाकी कॉन्टेस्ट तो तुम अपने तरीके से भी लिख सकते हो ना, अपने जैसे तुमको लिखना है। एक उसमें रेफरेंस ऐसी चीज़ होती है जो बिल्कुल सेम लिखा जाता है, जो जैसे मैं बताऊंगा। बाकी आप एक्सप्लेनेशन में चेंजमेंट कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट में चेंजमेंट कर सकते हैं, रेफरेंस में तो आप कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते ना। कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन है तो उसको हम ये तो नहीं कह सकते ना कि स्टेंजा में कि दिस पैसेज हैज बीन टेकन, है ना, कि दिस चैप्टर हैज बीन टेकन है। फिर तो जो रेफरेंस है आपको, तो रेफरेंस तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा ना। अब जैसा कि जो आपकी ट्रू ब्यूटी पोएम चल रही थी उसके अर्थ, हालांकि उसमें 2 स्टेंजा है तो ज़्यादा कुछ बड़ी पोएम नहीं है, बहुत छोटी सी पोएम है। तो उसके जो आज रेफरेंस, कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन है वो मैं आज आपको समझाऊंगा, अर्थ बताऊंगा और उसकी मीनिंग बताऊंगा और कैसे आपको रेफरेंस लिखना है। और कल मैं एक सिंगल वीडियो आपको सेंट्रल आइडिया का दूंगा, ठीक है, सेंट्रल आइडिया का एक सिंगल वीडियो दूंगा ताकि क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला कि सर सेंट्रल आइडिया का आप अलग से वीडियो दिया करिए, अगर आप साथ में दे देते हैं तो फिर वो समझ में नहीं आता है। तो अगर यही बात है तो फिर अलग से आपको दे दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वही मैं कहता हूँ कि अगर यार कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई बहुत गहरी समस्या है तो वो कमेंट करके मुझे बताइए तो कि नहीं सर ये प्रॉब्लम है, तो तब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा ना। जब प्रॉब्लम बताओगे नहीं, शेयर नहीं करोगे मेरे साथ, तो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। बाकी कल की पोएम में आपको मज़ा आई होगी, क्योंकि पढ़ते लिखते तो हो नहीं तो मज़ा ले लिया करो, वही बहुत है। कि कवि ने आपको सच्ची सुंदरता के बारे में बताया था, और किस कवि ने बताया तो वही आपके सामने नाम लिखा हुआ है, जो द ट्रू ब्यूटी की जो सच्ची सुंदरता के जो कवि हैं जिन्होंने द ट्रू ब्यूटी के बारे में लिखा है, थॉमस कैर्यू। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रेफरेंस देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे इसका कॉन्टेस्ट और फिर उसके बाद देखेंगे एक्सप्लेनेशन। चलो तो सबसे पहले आते हैं हम लोग रेफरेंस में। देखिए रेफरेंस आपका क्या है, रेफरेंस जो आपका था, जो रेफरेंस के पहले ये बता देते ना, स्टेंजा देख लेते हो, आपका फर्स्ट स्टेंजा है। तो अभी अर्थ मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले देख लेते हैं इसका रेफरेंस कैसे लिखेंगे। देखिए रेफरेंस इसका लिखेंगे, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैर्यू। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा, कुछ लड़कों को ये लग रहा होगा कि सर अभी कभी कभी इसमें दिस स्टेंजा बता देते हैं, कभी दीज लाइन्स बता देते हैं, कभी हैव बीन टेकन बता देते हैं, कभी आर टेकन बता देते हैं। तो मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम हैव बीन ना लिखो या फिर ये वो गलत है या फिर हैज़ बीन गलत है। मैंने तुमसे एक बात बोली थी कि दीज लाइन्स अगर यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर आर टेकन, चलो तुमको लग रहा है कि नहीं आर टेकन गलत है, फिर आर टेकन हमको नहीं लिखना चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर आर टेकन आपको अच्छा नहीं लग रहा, आर लिखा हुआ तो अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पर आप हैव बीन लिख सकते हैं। आर टेकन आपको बिल्कुल सही। अगर आप यहाँ पर आर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन लिख सकते हैं, हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैर्यू, ठीक है। या तो फिर यहाँ पर अगर आपको ये लिखना है कि नहीं, आपको दीज लाइन्स नहीं लिखना है, आपको अच्छा नहीं लग रहा दीज लाइन्स लिखना है, या फिर आप दीज लाइन्स लिखते लिखते बोर हो गए कि नहीं बहुत बार सर बहुत बार लिख लिया दीज लाइन्स, अब दूसरा कुछ लाइए, नया कुछ लाइए, नया ट्विस्ट लाइए कुछ। तो ट्विस्ट वही मैं 10 बार तुमको ट्विस्ट बता चुका हूँ, बार बार कोई ट्विस्ट बताया नहीं जाता है कि दीज लाइन्स को आप अगर चाहो तो दिस स्टेंजा लिख सकते हो, लेकिन अगर दिस स्टेंजा लिखोगे तो यहाँ पर हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम होगा। यहाँ पर दिस स्टेंजा के साथ अगर हैव बीन लगाओगे तो 0 नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पर तुरंत ऐसे 0 लिख के दे देगा तुमको एग्जामिनर। फिर कहते गुम होगी सर आप इन तो बताया था, तो सर ने ये नहीं बताया कि दीज लाइन्स के साथ हैज और दिस स्टेंजा के साथ हैव लगा दो, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि यहाँ पर अगर दीज लाइन्स दिया गया तो वहाँ पर हैव बीन टेकन लगेगा या आर टेकन, या फिर अगर यहाँ पर स्टेंजा लिखा हुआ तो वहाँ पर हैज बीन टेकन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका जो कॉन्टेस्ट लिखना है, तो कॉन्टेस्ट लिखने के पहले थोड़ा सा इसका पोएम का अर्थ समझ लेते हैं कि पोएम का अर्थ क्या है।
अर्थ तो वैसे कल हमने आपको बता दिया था, वो आपकी समझ में भी आ गया होगा कि अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, किस सच्ची सुंदरता के बारे में कवि यहाँ पर बात कर रहा है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको कल समझा दी थी विद मीनिंग, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं वो भूल जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं सर दोबारा बताइए, तो दोबारा बता देता हूँ कि दोबारा इसका देखिए। पहले मैं आपको पोएम पढ़ के सुनाता हूँ, बुक को खोल के सामने रख लिया करो, 10 बार कोई बात नहीं बताई जाएगी तुमको कि बुक को खोल के सामने को बस शुरू हो जाते हो वीडियो देखने के लिए, फिर बोलते हो कि समझ में नहीं आ रहा सर। बुक को खोल के सामने रखो ताकि उससे पढ़ सको कि नहीं कहाँ पे बताया जा रहा है कि हम ही दैट लव्स अ रोजी चीक बोल रहे हैं तो रोजी चीक्स में खोए हुए हो। अरे बुक को खोल के सामने रखो तो उसमें देखो कि रोजी चीक्स लिखा हुआ है। रोजी चीक में खोने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला ही दैट लव्स अ रोजी चीक, गुलाबी गालों में खो गए, खोना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखो पोएम ही दैट लव्स अ रोजी चीक, एक बार मैं पोएम पढ़ूंगा और दूसरे बार में अर्थ बता दूंगा, क्योंकि कल मैं एक एक मीनिंग और एक एक अर्थ बता चुका हूँ पहले ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप्स एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज जिकेस सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या है, इसका देखो तात्पर्य ये है कि इसका मतलब क्या है। पोएम का अर्थ ये है, मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई व्यक्ति उस स्त्री से प्यार करता हो जिसके गाल जो है वो गुलाब जैसे लाल हो, वह उस स्त्री की प्रशंसा करता हो जिसके होंठ मूंगे के समान हो और जिसकी आंखें सितारे के समान चमकीली हों, और वो अपनी प्रेम की भावना को बनाए रखने के लिए इन सभी सुंदरताओं में प्रेरणा पाता हो। किंतु कवि कहता है कि उस स्त्री को बुढ़ापा आने पर ये सभी सुंदरताएं समाप्त हो जाएंगी और तब उस व्यक्ति के प्रेम की तीव्रता भी समाप्त हो जाएगी। यानी जो अभी तीव्रता होती है ना, तो अभी नए तरीके से जो एक तीव्रता होती है, जो एक आग लगी होती है अंदर, है ना, आग को उसको कल नहीं कभी तुमको बता रहा था कि किस तरह से उस आग को मेंटेन रखने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है। तो वो आग धीरे धीरे बुझने भी तो होती है आग। अब कोई आग जलाई जाएगी तो जली थोड़ी ना रहेगी हमेशा, उसको वो बुझती भी तो है आग। तो वही जब बुढ़ापा आता है तो वो जो प्रेम की तीव्रता होती है, जो आग होती है, वो बुझ जाती है ना। ज़्यादा इसमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं मेरी अभी नहीं बुझी है सर, ऐसा कुछ नहीं, सबकी बुझ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दीज लाइन्स आर टेकन, ये आपका रेफरेंस हो गया, अर्थ मैंने आपको समझा दिया। और यहाँ पर अब कॉन्टेस्ट आप देखेंगे कि कॉन्टेस्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका कॉन्टेस्ट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कॉन्टेस्ट दिया गया है कि इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, इट पेरिसेस व्हेन ब्यूटी डाइज, ठीक है। तो इसका पहले देखो यहाँ पर जो आपका ये मीनिंग जो आपकी दी गई, देखिए पेरिसेस, ये आपने पहली बार मीनिंग सुनी होगी, है ना। तो ये दिल धड़काने वाली मीनिंग नहीं इसमें कि सर लगता है नई कोई मीनिंग सर लेके उतर गए हैं यहाँ पर, है ना। ये कोई नई मीनिंग लगता है आ गई है शायद, बेटा ये नई मीनिंग नहीं है। ये इसका मीन्स होता है कि ना बचना, नष्ट होना या फिर मर जाना। यहाँ पर जो तुम्हारी इस पोएम के हिसाब से या फिर इन लाइनों के हिसाब से जो तुम्हारा इसका अर्थ निकलेगा वो मर जाना निकलेगा। पेरिसेस मीन्स मर जाना, व्हेन ब्यूटी डाइज। अभी इसका अर्थ बताता हूँ मैं तुमको। देखो, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज, इन लाइनों में कवि कहता है, इन पंक्तियों में कवि कहता है। अब देखिए कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम स्थायी नहीं होता है। क्या नहीं होता, जो शारीरिक सुंदरता पर जो आधारित प्रेम होता है वो स्थायी नहीं होता है ना। आज तुमको कैटरीना कैफ अच्छी लग रही है, कल तुमको कोई दूसरी हीरोइन अच्छी लगने लगेगी, परसों तुमको करीना कपूर अच्छी लगेगी, उसके बाद तुमको सनी लियोन अच्छी लगेगी, फिर उसके बाद तुमको आलिया भट्ट अच्छी लगेगी, है ना। तो ये बदलते रहते हो ना, कभी कभी कहते हो ये मेरी फेवरेट है, फिर कोई नई आ गई ये मेरी फेवरेट है ना। तो वही कवि बता रहा है, वो कवि अपने शब्दों में समझा रहे, लेकिन तुम अपने शब्दों में समझो कि शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम स्थायी नहीं होता है ना। तुम्हारा प्रेम स्थायी तो होता नहीं, तुमने कह दिया कि नहीं ये हीरोइन हमारी, हमें इसे पसंद करते या फिर ये मेरी फेवरेट है, तो वो हमेशा तुम्हारी फेवरेट बनी रहे। चेंज कर देते हो ना अगले महीने भर में, 2 महीने में, 3 महीने में, है ना। तो वही कभी बताने की कोशिश कर रहा है। तो जो कभी अगर बताने की कोशिश कर रहा है तो उसको समझने की कोशिश करो फिर कि अर्थ क्या है उसका, ठीक है। और आगे फिर कभी क्या कहता है, इट पेरिसेस व्हेन ब्यूटी डाइज, यह मर जाता है जब सौंदर्य मरता है। पूरा मतलब क्या है कि पंक्तियों में कभी कहता है कि जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम होता है वो स्थायी नहीं होता है, वो मर जाता है जब सौंदर्य मरता है। कि जब तुम किसी व्यक्ति को पसंद कर रहे हो, जब वो बूढ़ा हुआ तो तुम्हारा प्रेम खत्म हो गया उसके प्रति, क्या रहेगा, हटाओ छोड़ो, फिर दूसरे पे आ गए। तो वही ये शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम है, ये स्थायी नहीं होता, ये मर जाता है जब सौंदर्य मरता है तो ये खत्म हो जाता है
है ना। तो यही कवि समझाने की कोशिश कर रहा है, बड़ी अंतर्मन से बात निकाल के कवि दे रहा हो, तुम लोग ले नहीं रहे हो, है ना। समझने की कोशिश करो कवि की बातों का, ठीक है। इसके बाद अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका। तो ये आपका यहाँ पर रेफरेंस हो गया, कॉन्टेस्ट हो गया। अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, तो एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। देखो अब एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इसका क्या दिया गया है कि इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट रेड चीक्स लाइक रोज। इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट रेड चीक्स लाइक रोज। इस जो ये स्टेंजा दिया गया है, इस स्टेंजा में कभी क्या कहता है, कभी कहता है कि गुलाब के समान लाल गाल, रेड चीक्स। ये देखो ये आपको दिया गया रेड चीक्स लाइक रोज। इस स्टेंजा में द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि गुलाब के समान लाल गाल, रेड चीक्स लाइक रोज, गुलाब के समान लाल गाल, रेड लिप्स लाइक कोरल, मूंगे के समान लाल होंठ, एंड द ब्राइट शाइनिंग आइज लाइक स्टार। और जो चमकीली आंखें होती हैं, तारे के समान चमकीली आंखें, मेक अ वोमेन ब्यूटीफुल, किसी स्त्री को सुंदर बनाती हैं। देखो कवि क्या कहता है, कवि कहता है इस पद्यांश में कवि कहता है कि गुलाब के समान लाल गाल, मूंगे के समान लाल होंठ और सितारों के समान चमकीली आंखें किसी स्त्री को सुंदर बनाती हैं। फिर आगे कवि क्या कहता है, देखो यहाँ पर तो कवि ने तुमको ठीक है अच्छे अच्छे सपने दिखा दिए कि हाँ है ना, मूंगे के समान लाल होंठ, गुलाब के समान लाल गाल, सितारों के समान चमकीली आंखें, है ना। तुमने भी इमेजिन कर लिया कि अरे वाह बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, अंदर से बड़ा अच्छा फील हो रहा है। फिर आगे कवि क्या कहता है, किंतु यह, देखो कवि क्या कहता है कि बट दीज, किंतु यह, बट दीज फिजिकल चार्म्स आर टेम्परेरी। तुम्हारे इमेजिन का काम खत्म हो गया, बस यहीं तक थी इमेजिन, अभी आगे और करवाएगा, कभी परेशान ना हो। फिर यहाँ पे क्या कहता है कि बट दीज फिजिकल चार्म्स आर टेम्परेरी, किंतु यह शारीरिक आकर्षण अस्थायी होते हैं। मैंने भी बताया ना थोड़ी देर पहले कैसे अस्थायी होते हैं। वो तुम जो एक शारीरिक का जो आकर्षण होता है, एक आकर्षण दूसरे आकर्षण में तुम ट्रांसफ़र हुआ करते हो ना कभी कभी, है ना। तो ये टेम्परेरी होता है कि तो शारीरिक आकर्षण जो होता है वो अस्थायी होते हैं। बट दीज फिजिकल चार्ज आर टेम्परेरी, ये जो शारीरिक आकर्षण होते हैं वो अस्थायी होते हैं। आज तुमको कोई और अच्छा लग रहा है, कल को कोई और अच्छा लगता है, परसों कोई और अच्छा लगता है ना। बहुत कमीने लोग हो भाई तुम लोग, सही है। बड़े मज़े ले ले के सुनते हो कि नहीं, अब कवि की बातों को पूरा अंदर तक ग्रहण करेंगे, है ना, सही है। हाँ तो अंदर तक ग्रहण करो वो अच्छी बात है, लेकिन इसको समझो भी कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब रेफरेंस कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन तुमको लिखने को आए वहाँ एग्ज़ाम में तो लिख सको, वहाँ फिर वहाँ इमेजिन करने से कुछ नहीं होगा, है ना। हाँ तो अगर मूंगे के समान जो लाल होंठ और गुलाब के समान गाल वाली का चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, बिना पढ़े नहीं होगा। तो ठीक है, फिर आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि दे डाई विद द पासेज ऑफ टाइम, दे डाई विद द पासेज ऑफ टाइम, वे समय की गति के साथ नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं? ये जो मूंगे के समान लाल होंठ हैं, गुलाब के समान लाल गाल हैं, उनमें सिकुड़न आ जाती है ना। जब बुढ़ापा आता है तो सिकुड़न आ जाती है सभी में। जो मूंगे के समान लाल होंठ होते हैं वो काले पीले हो जाते हैं, है ना। जो सुंदर आँखें होती हैं, स्त्री की सुंदर आँखें होती हैं, वो भी सुंदरता उनकी चली जाती है ना। वे समय की गति के साथ नष्ट हो जाते हैं। कभी कहता है कि वे समय की गति के साथ नष्ट हो जाता है। फिर आगे कभी क्या कह रहा है देखते हैं भाई, कभी बहुत कुछ कह रहा है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि दीज फिजिकल अट्रैक्शन सप्लाई फ्यूल टू द फायर्स ऑफ लव। अब देखो कवि ने यहाँ पर कौन सी आग लगाई है, देखते हैं कौन सी आग लगा दी। देखो दीज फिजिकल अट्रैक्शन सप्लाई फ्यूल टू द फायर्स ऑफ लव। ये जो शारीरिक आकर्षण होते हैं प्रेम रूपी अग्नि को ईंधन प्रदान करते हैं। यहाँ पर कवि का क्या मतलब है, कवि कहता है कि ये जो शारीरिक आकर्षण होते हैं, ये जो गुलाबी गाल ओंठ है ना, और जो तुम लोग देखते हो वो सारी चीज़ें, ये क्या होती हैं, ये प्रेम रूपी अग्नि को ईंधन प्रदान करते हैं। नहीं तुम्हारे अंदर थोड़ी सी आग लगी होती है, फिर तुम ये चीज़ें देखते हो, फिर उसके बाद तुम्हारे अंदर और आग लगती है ना। तो वही कवि कहने की कोशिश कर रहा है, वही कवि यहाँ पर बता रहा है कि ये शारीरिक आकर्षण प्रेम रूपी अग्नि को ईंधन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, दीज फिजिकल अट्रैक्शंस सप्लाई फ्यूल टू द फायर्स ऑफ लव। तो किसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तुमको समझ में आ रहा है ना। ये शारीरिक आकर्षण प्रेम रूपी अग्नि को ईंधन प्रदान करते हैं। मैंने बताया ना किस तरह से ईंधन प्रदान करते हैं। हाँ बस अब इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आपका क्या लिखा है, आगे लिखा है कि बट इन द ओल्ड एज दीज अट्रैक्शंस डाई अवे एंड द फायर ऑफ लव आल्सो डाइज। बट इन द ओल्ड एज दीज अट्रैक्शंस डाई अवे एंड द फायर ऑफ लव आल्सो डाइज।
किंतु वृद्धावस्था में आकर्षण समाप्त हो जाते हैं और प्रेम की अग्नि भी समाप्त हो जाती है। भाई कोई आग तब तक जलेगी ना जब तक उसमें फ्यूल होगा, जब फ्यूल होएगा नहीं तो आग जलेगी कहाँ से। तो वही इसका भी हाल है ना, वही सुंदरता का भी हाल है कि तुम्हारे मन में तब तक आग जलेगी ना जब तक तुमको प्रेम आकर्षण रूपी ईंधन मिलेगा, तभी तो तुम्हारे अंदर की अग्नि भड़कती रहेगी ना। इस टाइम पे तो खूब भड़कती है, अच्छी बात है ना। तो तुम्हारे जो शरीर की जो आकर्षण की जो प्रेम रूपी अग्नि है वो तभी तक तो तुम्हारे शरीर में धधकेगी, उसकी जो ज्वलनशीलता तभी तक तो बढ़ेगी जब उसको ईंधन मिलेगा। जब ईंधन मिलेगा नहीं सामने से तो फिर कहाँ से जलेगी। तो वही यहाँ पर कवि कह रहा है कि किंतु वृद्धावस्था में ये आकर्षण समाप्त हो जाते हैं, बट इन द ओल्ड एज दीज अट्रैक्शंस डाई अवे एंड द फायर ऑफ लव आल्सो डाइज। आकर्षण समाप्त हो जाते हैं और प्रेम की अग्नि भी समाप्त हो जाती है। जब आकर्षण समाप्त हो, ईंधन समाप्त हो गया तो अग्नि भी समाप्त हो गई। फिर आगे क्या कहता है कवि, आगे कहता है कि सो अ मैन शुड नॉट बी अट्रैक्टेड, सो अ मैन शुड नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द फिजिकल ब्यूटी ऑफ अ वोमेन। कभी यहाँ कितनी अच्छी बात कह, लेकिन कुछ को लग रहा होगा कभी बेवकूफ़ है, कवि ने बहुत गलत बात बोल दी यहाँ पर। कवि क्या कह रहा है कि इसलिए मनुष्य को किसी स्त्री के शारीरिक सौंदर्य की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना कवि क्या कह रहा है। कवि कह रहा है कि इसलिए मनुष्य को किसी स्त्री के शारीरिक सौंदर्य की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। अब पता नहीं खुद होता रहा हो ये तो किसी को नहीं पता, कुछ तो मन में यही बात होगी, खुद तो होते रहे होंगे भाई थॉमस भैया, लेकिन अब हमको ज्ञान बांट रहे हैं, है ना। लेकिन वो जो बता रहा है वो सही है गलत है वो अपने समय की बता रहा है ना, तुम अपने समय के हिसाब से सोच रहे हो। तो क्या कह रहा है कि सो अ मैन शुड नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द फिजिकल ब्यूटी ऑफ अ वुमन। इसलिए मनुष्य किसी स्त्री के शारीरिक सौंदर्य की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए, बट ही शुड सीक लव इन वर्चुअस ऑफ अ वुमन, बट ही शुड सीक लव इन वर्चुअस ऑफ अ वुमन, बल्कि उसके सद्गुणों से प्रेम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कभी कहता है कि बल्कि उसके सद्गुणों से प्रेम करना चाहिए। शारीरिक सौंदर्य की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके सद्गुणों से प्रेम करना चाहिए। ये 500 वर्ष पूर्व होता था, अभी नहीं। अभी के हिसाब से ये पोएम बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही है ना। तुम लोग तो ये सोचो मत कि नहीं कभी ऐसा क्यों कह रहा है, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल फिट नहीं हो रही है, हमारे ऊपर तो बिल्कुल ये पोएम फिट नहीं, तो तुम्हारे ऊपर फिट होगी भी नहीं। वो 500 वर्ष पहले की पोएम है ना, अभी की नहीं है पोएम। बस तुम कवि का मतलब समझो, कवि कहना क्या चाह रहा है। तो कवि ने जो कहना था उसने एक्सप्लेन करके बता दिया, और तुमको भी यही एक्सप्लेनेशन एग्ज़ाम में अपने लिखना है। बिल्कुल जैसे मैंने बताया उसी तरह से ये पूरा एक्सप्लेनेशन आराम से एग्ज़ाम में लिखो, 5 नंबर आराम से ले लो, है ना। और रेफरेंस तो बोलना नहीं, रेफरेंस बोल जाओगे तो 0 नंबर मिलेंगे। फिर ना कहना सर ने हमको पढ़ाया नहीं। वो सर 50 बार तुमको बोलते हैं कि जो पोएम का नाम है, जो पोएट का नाम है, वो सारी चीज़ें याद कर लो, लेकिन तुमको बात समझ में आती नहीं होगी। कुछ को तो बिल्कुल समझ में नहीं आती कि तुम कहते कहते थक जाओगे, हम नहीं सुनेंगे, जो करना है कर लो। चलो फिर अगली पोएम देखते हैं। याद कर लोगे तुमको नंबर मिलेंगे, नहीं याद करोगे तुम्हारे नंबर कटेंगे, हमारे थोड़ी कटेंगे। चलो फिर इसी के साथ आगे वाली पोएम देखते हैं आगे कौन सी पोएम है। तो आगे पोएम है बट आई स्मूथ और आइज। क्या है बट आई स्मूथ और आइज। अब देखिए यहाँ पर बुक को खोल के रखा करिए, बुक को खोल के, मैंने कई बार बोला है कि बुक को खोल के रखा करिए ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो फिर पोएम पढ़ते हैं। बट आई स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हर्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, kindle never dying fires where these are not, I despise lovely cheeks और lips और eyes। क्या कहता है इसका कवि कहने का क्या मतलब है यहाँ पर। कवि कहता है कि जिस स्त्री का मन सरल एवं स्थिर होता है, जिसके विचार कोमल होते हैं और जिसकी इच्छाएं शांत एवं दोष रहित होती हैं, और स्त्री स्वयं पुरुष को समान रूप से प्रेम करने वाले हृदय, यह सभी गुण मिलकर, ये जो सारे गुण बताए कवि ने, ये सभी गुण मिलकर अमर प्रेम को जन्म देते हैं। जिस स्त्री में यह सभी गुण नहीं होते, मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूँ, चाहे शारीरिक सुंदरता उसमें कितनी ही क्यों ना हो। सोच रहे हो कुछ तो यही सोच रहे होंगे ना कि कभी यहाँ पर बहुत गलत सलत बोल रहा है कि जिस स्त्री में सभी गुण नहीं होते, मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूँ, चाहे शारीरिक सुंदरता उसमें कितनी ही क्यों ना हो सकता है कभी को कोई सुंदर स्त्री भाव न देती हो, इस वजह से हो सकता है। कुछ के तो मन में यही बात होगी, है ना। अगर अपना अपना मन है, सोचने का तरीका खूब सोचो जो सोचना हो। बाकी रेफरेंस आगे देख लो। रेफरेंस क्या लिखा है कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियो। और इसमें फिर से भटकना नहीं, यहाँ पर ये दिल दहलाने वाली लाइन नहीं लिखी हुई यहाँ पर आर, है ना। ये धड़कने बढ़ाने वाला शब्द नहीं है यार यहाँ पर हैज बीन टेकन लिख सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर स्टेंजर लिखेंगे
तो यहाँ पर लिखेंगे हैज़ बीन टेकन। अगर यहाँ पर लाइन्स लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे हैव बीन टेकन या आर टेकन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। द ट्रू ब्यूटी पोएम का नाम और थॉमस कैरी ये तुम्हारे पोएट का नाम, कवि जो तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे लवली, तुम्हारे सबसे प्रिय जो कवि हैं थॉमस कैरी, उनका नाम यहाँ पर। और स्पेलिंग ध्यान से देख लेना कि स्पेलिंग क्या दी गई है, और पोएम की भी स्पेलिंग आपको द ट्रू ब्यूटी, ठीक है, सच्ची सुंदरता। चलो ये तो हो गए आपका रेफरेंस आपको देखिए सेम लिखना, मैंने कई बार बताया कि रेफरेंस आपको सेम लिखना है। चलो बातें हैं कॉन्टेस्ट पे। अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है, कविता का क्या अर्थ है, आपकी पोएम का क्या मीनिंग क्या है, पोएम का क्या अर्थ है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं इसके कॉन्टेस्ट के ऊपर। देखो, द पोएट सेज दैट ब्यूटी ऑफ माइंड एंड हार्ट इज हायर देन फिजिकल ब्यूटी। कवि यहाँ पर क्या कह रहा है, कवि कह रहा है द पोएट सेज, कवि कहता है दैट ब्यूटी ऑफ माइंड एंड हार्ट इज हायर देन फिजिकल ब्यूटी। कवि कहता है कि शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा मन और हृदय की सुंदरता अधिक होती है। कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि शारीरिक सुंदरता की अपेक्षा जो शारीरिक सौंदर्य होता है, शारीरिक सुंदर, गुलाबी गाल, वही भूलना नहीं, जब भी कहीं शारीरिक सुंदरता की बात आए तो वही गुलाबी गाल, वही सितारे जैसी आँखें, वही मूंगे जैसे होंठ, है ना, वही याद रखना। द पोएट सेज दैट द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड हार्ट इज हायर देन फिजिकल ब्यूटी। कवि कहता है कि शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा मन और हृदय की सुंदरता अधिक होती है। ठीक है, ये बात समझ रहे हो ना, बात को समझ लो अच्छे से कि कवि क्या कह रहा है। कवि बिल्कुल सही बात कह रहा है, अब तुमको समझ में नहीं आ रही वो अलग बात है ना। फिर आगे क्या कहता है, कवि आगे कहता है कि ब्यूटी विदाउट दीज क्वालिटीज इज वर्थलेस एंड पेरिसेबल। कवि क्या कहता है, इन गुणों के बिना, जो मन की सुंदरता, हृदय की सुंदरता, इन गुणों के बिना सौंदर्य बेकार और नाशवान है ना। कवि बिल्कुल सही बोल रहा है, समझा करो कवि की बातों को, कभी कभी समझा करो, अपनी दिल की बातें तुमसे बता रहा है कोई, है ना, तो उसकी बातें सुना करो। कवि कहता है कि शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा मन और हृदय की सुंदरता अधिक होती है, इन गुणों के बिना सौंदर्य बेकार और नाशवान है। ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्टेस्ट। अब आते हैं आपके एक्सप्लेनेशन पे। तो देखिए एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं और फिर उसका मीनिंग और उसका अर्थ बताते हैं आपको, है ना। मीनिंग आपको बताते जाते हैं, फिर अर्थ भी बताते जाते हैं आपको, सारी चीज़ें एक साथ आपको बताते जाते हैं। फिर कल आपको सेंट्रल आइडिया बता देंगे, है ना। और इसी के साथ आपकी ट्रू ब्यूटी जो पोएम है वो खत्म हो जाएगी। चलो देखते हैं। इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ वोमन विच मेक हर रियली ब्यूटीफुल। इस स्टेंजा में कवि एक स्त्री के कुछ ऐसे गुणों का वर्णन करता है जो उसे वास्तव में सुंदर बनाते हैं। वो जो वास्तव में सुंदर बनाते हैं वो गुण नहीं है, गुलाबी गाल, ये वो तो सब छलावा है। कभी कहता है वो सब छलावा है, उनसे जो हमें ये सब न दिखाओ, है ना। कभी यही कहता है कि ये सब छलावा है, ये सब, हमें इन सब चीज़ों से कोई लेने देना नहीं। चलो खैर आगे अर्थ देखते हैं। इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ वोमन विच मेक हर रियली ब्यूटीफुल। इस स्टेंजा में कवि एक स्त्री के कुछ ऐसे गुणों का वर्णन करता है जो उसे वास्तव में सुंदर बनाते हैं। आगे क्या लिखा है आपका कि सी शुड हैव अ कॉन्स्टेंट एंड स्टेबल माइंड। उसका मस्तिष्क स्थिर तथा सदा समान रहने वाला होना चाहिए। कवि क्या कहता है कि जो वास्तविक जो सुंदरता होती है, या फिर जो एक स्त्री की जो वास्तविक सुंदरता होती है वो क्या होती है कि सी शुड हैव अ कॉन्स्टेंट एंड स्टेबल माइंड। उसका मस्तिष्क स्थिर तथा सदा समान रहने वाला होना चाहिए। और फिर आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है सी शुड हैव जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स। फिर आगे क्या कहता है कि सी शुड हैव जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स कंबाइंड विद लव इन द सेम डिग्री। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसके विचार अच्छे होने चाहिए तथा इच्छाएं शांत होनी चाहिए, और इसी प्रकार उसमें इतना ही प्रेम मिश्रित होना चाहिए, है ना, कि इतना ही प्रेम, उसकी इच्छाएं शांत होनी चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, है ना, और इसी प्रकार से इतना ही प्रेम मिश्रित होना चाहिए। मतलब स्त्री जो सुंदर, जो वास्तविक सुंदर स्त्री वो कैसी होनी चाहिए, उसमें प्रेम भी हो, इच्छाएं भी शांत हों, अच्छे विचार भी हों, है ना। कुछ तो ये सोच रहे होंगे, लगता है कभी की शादी नहीं हुई है, कुछ के मन में तो ये चल रहा होगा, है ना। हम बहुत अरे क्रिएटिव माइंड वाले बच्चे वो बैठे रहते हैं ना, बहुत क्रिएटिव माइंड भाई, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड। चलो खैर क्रिएटिव माइंड को वहीं तक लगाओ जहाँ तक ज़रूरत है, उसकी ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। लव इन द सेम डिग्री, ये इसका अर्थ मैंने आपको बता दी। आगे क्या लिखा है कि अ लेडी विद दीज क्वालिटीज गोज ऑन इंस्पायरिंग हर लवर विद रिन्यूड वैगर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इन गुणों वाली स्त्री अपने प्रेमी को नए उत्साह के साथ सदा प्रेरित करती रहती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इन गुणों वाली स्त्री, कौन से गुण, वही गुण जो शांत इच्छाएं, विचार अच्छे,
और मिश्रित प्रेम, इन गुणों वाली जो स्त्री होती है वो अपने प्रेमी को नए उत्साह के साथ सदा प्रेरित करती रहती है ना। फिर आगे कवि क्या कहता है कि दैट इज वाई द पोएट प्रेज द ब्यूटी ऑफ माइंड, दिस लव, सॉरी यहाँ पर देखिए अगर बस दिस लव इज एवर लास्टिंग। कवि क्या कहता है कि ऐसा प्रेम स्थायी होता है, ऐसा प्रेम बुढ़ापे के साथ और जवानी के साथ ख़त्म और कम नहीं होता है। मतलब ये जो आग है ना ये जलती रहती है हमेशा। ये यूरेनियम वाली आग है ना, वो ऊर्जा यूरेनियम वाली ऊर्जा है यहाँ पर, है ना। ये जो सारी चीज़ें ये हमेशा जलती रहती है। अगर एक बार विस्फोट हो गया ना, परमाणु बम टाइप्स विस्फोट हो गया तो बढ़ती रहती कम नहीं होती। और जो तुम्हारे मूंगे जैसे होंठ वो सब वो सुतली बम और ये सब है ना, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। दैट इज़ वाई द पोएट प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, विदाउट दीज वर्चुअस फिजिकल ब्यूटी इज यूजलेस। फिर कवि क्या कहता है, यही कारण है कि कवि मस्तिष्क और आत्मा की सुंदरता की प्रशंसा करता है, क्योंकि इन गुणों को, विदाउट दीज वर्चुअस, इन गुणों के बिना जो फिजिकल ब्यूटी है, शारीरिक सुंदरता, इज यूजलेस, बिल्कुल व्यर्थ है। कवि कहता है कि इन गुणों के बिना बिल्कुल जो शारीरिक सुंदरता है वो बिल्कुल व्यर्थ है। कुछ बच्चे तो कवि को यहाँ पर बेवकूफ़ समझ रहे होंगे, है ना, जानता हूँ मैं, सब अपना अपना क्रिएटिव माइंड लगाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा। चलो खैर कोई बात नहीं, ये अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपने रेफरेंस देख लिया, कॉन्टेस्ट आपने देख लिया, कॉन्टेस्ट क्या था, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऐसे ही सेम एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में लिख के आना। रेफरेंस, कॉन्टेस्ट, सारी चीज़ें आपको एग्जाम में लिखनी है ताकि आपको नंबर मिल सके। पूरे 5 नंबर भी तो लेने हैं ना। अब ये थॉमस कैरी भैया आपके जो पोएट हैं, आपके जो सर्वोपरि पोएट हैं, वो अगर आपको नंबर दिला रहे हैं, 5 नंबर दिला रहे हैं, तो लेने में क्या हर्ज है फिर, है ना। तो उनको सारी चीज़ों को सही से याद करो। जब सारी चीज़ों को मैं रोज़ आपको समझा रहा हूँ, एक एक करके एक मीनिंग समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, तो फिर उनको सही से याद करो। और देखिए इसका आपको पीडीएफ लेने के लिए जो सारी चीज़ें होती हैं, तो उनका पीडीएफ लेने के लिए, जो भी जैसे फिजिक्स आपको पढ़ाई जाती है, मैथ पढ़ाई, सारी चीज़ों को पीडीएफ लेने के लिए, और जो आपका सेंट्रल आइडिया है, रेफरेंस कॉन्टेस्ट, उनका पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना पड़ेगा। और टेलीग्राम में ज्वाइन होकर वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और या वीडियो देखते देखते आप भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है, उसमें कमेंट भी करना है, लाइक डिसलाइक है जो भी, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक करना है। इससे हमको पता चलेगा ना कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक कीजिए। आप पढ़ते पढ़ते तब भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है ना, शेयर भी करना है अपने 4 दोस्तों के साथ, उनको भी तो बताना है कि कभी न कभी क्या कह रहा है, कभी सच्ची सुंदरता के बारे में क्या बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पर, ठीक है। अब कल देखिए, कल मैं आपको बताऊँगा सेंट्रल आइडिया, इसका जो द ट्रू ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया है वो कल मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।